कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द विचार। शब्द विचार, जैसा कि हमने शब्दों के बारे में भी पढ़ा हुआ है, शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, शब्द ना हो तो हमारा क्या होगा, हम किस प्रकार बातचीत करेंगे, है ना। बहुत सारे जो शब्दों के उपयोग हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। शब्द विचार, शब्द भाषा जो है वो शब्दों से बनती है। शब्दों के लिए वर्णों की जरूरत होती है, और जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात वर्णों का जो समूह होता है वो शब्द बनाता है, और जब शब्दों का समूह होता है वो एक भाषा को जन्म देता है। तो इसीलिए आपस में बातचीत करने के लिए सब और एक दूसरे को कुछ भी लिखकर भेजने के लिए, किसी भी काम के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता जरूर होती है। भाषा में मैंने आपको पहले बताया था, भाषा में एक्सप्लेन किया था कि वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य और उसी से भाषा बनती है। अब आइए देख लेते हैं शब्द विचार के बारे में कि शब्द बेसिकली हैं क्या। शब्द आपको जैसे है इसमें स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द वर्णों के समूह से बनता है, यानी वर्ण अर्थात हमारे स्वर और व्यंजन, जब हम उनको जोड़ते हैं तो उससे हमारे शब्दों का निर्माण होता है, और उसी के समूह से जो शब्द बनता है उनके कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है आम, सहेलियां, डबल रोटी, इन सभी का मीनिंग है, अर्थात आपको इन शब्दों को सुनकर पढ़कर समझ में आता है कि हाँ, ये किसी चीज से संबंधित है। अब शब्द की जो एक परिभाषा होगी वो यह होगी, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो वर्णों के मेल से, अर्थात वर्णों के मिलने से बने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो और सार्थक, अर्थात जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, सार्थक, स अर्थ, अर्थ के साथ, उन्हें शब्द कहते हैं। तो शब्द से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, वो किसी चीज को, किसी वस्तु को प्रदर्शित करता हो, उसे शब्द कहा जाता है। अब शब्द और पद, पद आपने सुना होगा, पद भी होते हैं। तो शब्द और पद में क्या डिफरेंस है? तो अंतर इनका यही है कि जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग अकेले करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अगर कहा आम, तो आम एक शब्द है, एक फल का नाम है, मुझे पता है ना, तो यानी कि वो एक शब्द हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं कहूंगी आम बहुत मीठा है, तो यानी कि ये एक पूरे वाक्य में शब्दों का अलग 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 शब्दों से एक वाक्य का निर्माण हमने किया है, तो इसमें शब्द जो है वो पद कहलाते हैं। अर्थात वहां हम उनको शब्द नहीं कहेंगे, वहां वो पद का रूप ले लेते हैं। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया आम का, आम अकेला बोला तो आपको समझ में आ गया, फल का नाम है आम, किसको कहते हैं। लेकिन जब उसी शब्द का प्रयोग किसी भी हम वाक्य में करते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। अर्थात वहां उसे हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अन्य दृष्टि से देखते हैं, और उसका रूप भी बदल जाता है, तब वह शब्द पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें जब इन शब्दों को हम अलग अलग देखेंगे तो ये सभी एक शब्द के रूप में हमें दिखाई देते हैं, ये शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं जो है राम पुस्तक पढ़ता है, तब ये शब्द न रहकर पद का रूप ले लेते हैं या पद बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया शब्द और पद में क्या अंतर होता है। अब देखिए, देख लेते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद क्या होते हैं? पहला है, शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये उत्पत्ति या स्रोत भी इसको कहते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर।
तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से शब्द को लिया गया, शब्दों को कहा। नंबर 1 है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब उत्पत्ति या स्रोत क्या होता है? उत्पत्ति शब्द से ही, स्रोत सबसे शब्द से ही हमें पता चलता है कि यानी सोर्स, कहाँ से कौन सी चीज ली गई है, कहाँ से उसका उद्गम है। ठीक है, तो यानी कि कहाँ से शब्दों का उद्गम, उद्भव हुआ है, यानी कहाँ से वो शब्द आए हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज। 4 प्रकार के शब्दों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत के शब्द हों और ज्यों के त्यों, मतलब एज इट इज, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हम उनका प्रयोग हिंदी में करें, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। हम तत्सम और तद्भव में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब तत्सम शब्दों की बात होती है तो सीधे सीधे जो शब्द भी संस्कृत का शब्द है, उस शब्द को अगर हमने बिल्कुल वैसे के वैसा ही, उसमें बिना किसी बदलाव के अपनी भाषा में, हिंदी में उसको लिखा है, तो वह शब्द हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे अगर बोला जाता है कि अग्नि प्रज्वलित हो गई, या अग्नि बहुत तेज जल रही है ना, या अग्नि से बहुत ज्यादा ताप है। अग्नि शब्द जो है, अग्नि शब्द आपका संस्कृत का शब्द है, जो कि हमने ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में एक वाक्य में प्रयोग किया, तो इसीलिए वो अग्नि शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत शब्दों को, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में अगर ज्यों के त्यों एज इट इज यूज किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कन्या, पुष्प, विद्या, हस्त, नृप, पुरुष, पवन आदि तत्सम शब्द हैं। अब नंबर 2 देख लेते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन हम उनका रूप बदलकर या उनमें कुछ बदलाव करके, उनके मूल रूप में बदलाव करके उनको प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि अग्नि बहुत तेज है या अग्नि प्रज्वलित है, तो अगर मैं आग बोलूं उसकी जगह पर, ठीक है, अग्नि की जगह मैं आग शब्द का प्रयोग करती हूं, तो वह तत्सम की जगह तद्भव में जाएगा, यानी वो तद्भव का रूप ले लेगा। अर्थात जब हम संस्कृत शब्दों को हिंदी शब्दों में बदलकर उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जिनके मूल रूप संस्कृत शब्द होते हैं, यानी वो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन वे हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयुक्त किए जाएं, यानी उनका रूप बदलकर हम प्रयोग कर दे। जैसे अभी मैंने आपको अग्नि और आग का उदाहरण दिया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मुंह, आंख, सूरज, आग, नैन, पंछी, हाथ आदि तद्भव शब्द हैं। अब देखिए ये हमें कुछ यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इनको एक बार आप देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, तो इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यानी फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तत्सम अर्थात संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्दों का प्रयोग, तद्भव अर्थात संस्कृत शब्दों को बदलकर उनका बदला हुआ रूप जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर, उत्पत्ति के आधार पर विदेशज शब्द। अब जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, विदेशी शब्द भी इनको बोलते हैं, तो विदेशी या विदेशज एक ही बात है।
यानी जो दूसरी अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। अब हिंदी भाषा इतनी अच्छी भाषा, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्दों का भी वेलकम किया गया है, अर्थात सभी भाषाओं के शब्द उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए, विदेशी शब्द उन्हीं को कहते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, पुर्तगाली, तुर्की और संस्कृत के तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मूल रूप में यूज होते हैं, है ना, वो तो है ही हमारी भाषा, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का आगमन हुआ है ना। तो इसीलिए विदेशज शब्द वो होते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अन्य देशों की भाषाओं के शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द देख लीजिए, कुछ शब्द होते हैं ना जो हम इंग्लिश में भी एज इट बोलते हैं, तो हिंदी में भी एज इट इज उनको यूज करते हैं, जैसे पुलिस, फुटबॉल, राशन, टिकट, कॉलेज, डायरी, मोटर, टैक्सी, मशीन, नर्स, स्कूल, सिनेमा, टीम, डॉक्टर, कंप्यूटर, स्टेशन आदि। अरबी भाषा के शब्द मदद, तारीख, इनाम, कसूर, कीमत, तकिया, हिसाब, मशहूर, बहस, फैसला, नकल, तमाम आदि। फारसी भाषा के शब्द जिंदगी, चश्मा, दिल, किशमिश, खुश, जहर, शादी, मजा, नाव, कद, गुलाब आदि। पुर्तगाली गोभी, गमला, आलू, कमरा, अलमारी, कनस्तर, साबुन, तौलिया आदि। तुर्की सुराग, लफंगा, ताश, चेचक, पुल आदि। अभी कुछ ही शब्द यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, अन्य अनेक शब्द हैं जो हम अपने पाठ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, तो आप उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आप इनको अलग से याद करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब अगला देख लेते हैं, नंबर 4 जो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देश प्लस ज, यानी ज का मतलब होता है जन्मे हुए, और देश मतलब देश में, अर्थात जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो, ऐसे शब्द। ऐसे शब्द जो आवश्यकता के अनुसार यानी जरूरत के हिसाब से हिंदी में जन्म लेते चले गए, अर्थात जो बोले गए और फिर प्रयोग में आने शुरू हो गए, देश में ही जन्म लेने वाले। मैंने आपको बताया देश प्लस ज, यानी ज मतलब जन्म, देश में ही जन्म लेने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, लोटा, कांच, मुकुट, डंगर आदि देशज शब्द हैं। अन्य अनेक हैं जो कि देशी भाषा के शब्द हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला जो इसका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है वो समझ में आया होगा, है ना। तो नंबर 2 देख लेते हैं अब इसका, जो कि है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, वो 3 प्रकार से दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इन 3 प्रकारों को हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, रचना या इसको बनावट भी बोलते हैं, यानी किस प्रकार बने वो, रचना कैसे हुई, उनकी निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो फॉर्मेशन, तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। अब रूढ़ क्या होता है? रूढ़ से ही, शब्द से के नाम से ही आप जान सकते हैं कि रूढ़ मतलब जो किसी एक पुरानी परंपरा से जो चीज चली आ रही हो, जो चीज हम पहले से पता करते आ रहे हो, जो हमें कन्वे की गई हो, बताई गई हो कि ये ऐसे होती है, इसका नाम यही है, तो हम उसी को ध्यान रखते हैं, राइट। तो इन्हीं को कहते हैं रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं, मतलब अर्थ एक ही शब्द में निहित हो गया है, उसी के लिए बोला जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर, खंड अर्थात टुकड़े करने पर, उन खंडों के कोई भी अर्थ नहीं निकलते, जैसे बिस्तर, दुकान, चप्पल, मकान, फर्श आदि रूढ़ शब्द हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है। अब एक ही अर्थ होने से क्या मतलब है, अब आप समझिए, अगर मान लीजिए
इसमें से मैं एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे कि फर्श। तो अगर मैंने फर्श को अलग अलग किया, फर्श के टुकड़े किए, खंड किए, तो यानी फ और प्लस श्र, तो यानी कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घड़ा या पंखा। अब मैं घड़ा शब्द को जब अलग अलग करती हूँ, घ प्लस डा या पंग प्लस खा, तो अलग अलग करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब मैं इनको एक साथ बोलती हूँ, मान लीजिए मैं कह रही हूँ पंखा, तो आप सबको समझ में आ रहा है कि पंखा किसे कहते हैं। शब्द किसी एक वस्तु के लिए निहित हो गया है उसका अर्थ। दूसरा, अगर मैंने कहा घड़ा, तो आप सबको पता है घड़ा क्या होता है, तो यानी उसी वस्तु के लिए निहित हो गया है वो शब्द। तो यानी कि हम समझते हैं इससे कि ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, और जो किसी एक वस्तु के लिए अर्थ उनका निहित हो जाता है, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। अब अगला देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यानी योग करना किन्हीं शब्दों का। जैसे ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके खंड करने पर, अर्थात टुकड़े करने पर, प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। मतलब हम इनके टुकड़े जब करते हैं तो उन टुकड़ों का भी अपना एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, और जो नया शब्द बनता है उसका भी अर्थ होता है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है यौगिक शब्द। जैसे कामचोर, काम प्लस चोर। अब काम का अपना मतलब है काम, काम करना। चोर का अपना मतलब है चोर, यानी जो चोरी करने वाला है। लेकिन हमने इकट्ठा इसको जब बनाया तो नया शब्द बना कामचोर, अर्थात जो काम ना करे उसको कहते हैं हम कामचोर। अब जबकि काम और चोर का कुछ अलग अलग मतलब है ना। तो यानी तीनों का ही अर्थ अलग अलग हो गया, तीनों में के अर्थ में ही अंतर है। वैसे ही दिए हुए हैं दीपावली, पेचकस, सपरिवार, अन्य अनेक यौगिक शब्द हैं। अर्थात जब कोई भी शब्द जिनके जब खंड किए जाएं तो उन खंड का, उन दोनों खंडों का भी अपना एक अर्थ निकलता हो और नए शब्द का भी अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। अब तीसरा देखते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात जो वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। हमने रूढ़ शब्द पढ़े थे, यानी जो किसी परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ योग रूढ़ बन गया है। तो योग रूढ़ बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम उनके खंड करें अलग अलग, उनको अलग अलग करें, तो अलग अलग करने के बाद उनका अर्थ हो, लेकिन जो हमारे पास एक तीसरा शब्द आया है उस शब्द का सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ हम लें तो उसे कहेंगे क्या, योग रूढ़। जैसे इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। जैसे यहाँ कहा गया है गजानन, यानी अगर हम देखें, अब इसके टुकड़े करते हैं, गज प्लस आनन। गज का मतलब होता है क्या, हाथी। आनन मतलब मुख। मतलब गजानन का जो सामान्य अर्थ हुआ, अगर हम इसका सामान्य अर्थ लेंगे, जो मेन हिंदी का मीनिंग है, तो वो हमें क्या समझ में आएगा, गज के समान जिसका मुख हो, अर्थात जिसका चेहरा हाथी के समान हो, ऐसा है ना। लेकिन योग रूढ़ शब्दों की विशेषता यह होती है कि वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए बेसिकली वो निहित कर दिए जाते हैं कि उनके अलावा वो शब्द किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो गजानन का जो विशेष अर्थ है, विशेष अर्थ में जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो है गणेश जी। अर्थात गणेश मतलब गज के समान है मुख जिनका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर हमें सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताना है, इसीलिए ये क्या है, योग रूढ़। मतलब योग जोड़ा जा रहा है, लेकिन रूढ़ मतलब परंपरा से हम विशेष अर्थ उस शब्द का किसके लिए लेते हैं,
वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नील और प्लस कंठ, मतलब नील का मतलब अगर आप अर्थ लगाएंगे हिंदी में तो मतलब नीला है ना, और कंठ का अर्थ होता है गला। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं नीलकंठ, अब अगर हम सामान्य हिंदी में देखें तो आप कहेंगे कि इसका अर्थ हुआ जिसका जिसका गला नीला हो, अर्थात नीले गले वाला। हम सामान्य हिंदी में बोलेंगे तो नीले गले वाला, अर्थात जिसका भी गला नीला होगा उसी को नीलकंठ कहेंगे। लेकिन नहीं, हमने क्या पढ़ा है, योग रूढ़ में सामान्य अर्थ को छोड़ना होता है, उसको हम नहीं लेते। यहाँ हम विशेष अर्थ लेते हैं उस शब्द का। तो नीलकंठ का जो विशेष अर्थ है वो है भगवान शिव, अर्थात शिव जी। तो शिव जी जो है नीलकंठ भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात जिनका गला नीला है शिव जी। तो इसीलिए नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अनेक दिए हुए आपको चक्रधर, जो है चक्र को धारण करने वाले। सामान्य अर्थ हुआ चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाले। लेकिन ये विशेष अर्थ किसका है, किसके लिए यूज होता है, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए। गिरधर यूज होता है, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण भगवान के लिए होता है। वीणा पानी होता है, वीणा पानी होता है सरस्वती जी के लिए। आदि अनेक योग रूढ़ हैं, जैसे लंबोदर है यानी लंबे उदर वाले, अर्थात गणेश। पीतांबर पीले वस्त्र वाले, अर्थात कृष्ण भगवान। तो ऐसे अन्य अनेक शब्द हैं जो कि विशेष अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं, साधारण रूप में उनका अर्थ नहीं लिया जाता, उन्हें कहते हैं योग रूढ़। तो अब आपको समझ में आया रचना के आधार पर कि हमारे रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ अर्थात जो परंपरा से किसी भी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हो, और उनके खंड करने पर हमें कोई भी उनका अर्थ ना मिले, अलग अलग करने पर, और इकट्ठा करने पर ही अर्थ पता चले, उन्हें रूढ़ कहते हैं। यौगिक अर्थात जो 2 शब्दों के योग से बन रहे हैं और हर शब्द का अपना एक अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ अर्थात इसमें सामान्य अर्थ को छोड़कर हम किसी विशेष अर्थ को लेते हैं या विशेष अर्थ प्रयुक्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, ये 2 प्रकार, 2 वर्गीकरण शब्दों के सही से समझ में आ गए होंगे। तो इससे अगले जो हैं हमारे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।